हेलो स्टूडेंट्स, आप आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर सकुशल होंगे और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्देश आपको दिया गया है जिससे आप, आपके घर वाले, आपके प्रियजन सब सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रहे। बहुत जल्दी ही हमको इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिले, इसी आशा के साथ हमें लगा कि पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा हिंदी व्याकरण के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया जाए। भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले भाषा। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात जो बोली जाए, जो समझी जाए, जो समझाई जाए। जो बोली जाए, जो समझी जाए और वह समझाई जाए, वही भाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है, इसलिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा न हो तो व्यक्ति सामाजिक कार्य को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर सकता है। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। भाषा के अंतर्गत वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक होती है। संसार में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब भाषा के रूप अब प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो भाषा के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला एक मौखिक भाषा, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का ऐसा रूप है जिसमें मन के भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक दो शब्द मुख से, मुख के द्वारा निकली हुई भाषा। मुख के द्वारा, मुख से मौखिक बना है, मुख से मौखिक बना है। मुख द्वारा जो भी आप अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला, आप बोलकर प्रकट करते हैं, सामने वाला आपके भावों और विचारों को सुनकर समझ जाता है, यही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे ईशान ने इशिता को अपने विद्यालय की बात बताई, तो यहां पर बताने वाला कौन है? बताने वाला है ईशान और सुनने वाला कौन है? इशिता। इसने बताया और इसने सुना और समझा। इसने अपने मन के भाव और विचारों को इसके सम्मुख रखा और इसने उन मन के भावों और विचारों को समझा। यही भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें लिखने का बोध हो, लिखित। ऐसी भाषा जिसमें मन के भाव एवं विचार को बोल करके प्रकट किया जाता है। मन के भावों एवं विचारों को
बोलकर प्रकट किया जाता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे गरिमा समाचार पत्र पढ़ रही है, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर किताब और समाचार पत्र में लिखने वाले ने अपने मन के भावों या अपने विचारों को उस पुस्तक के और उस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकट किया है, जिसको सामने वाले ने पढ़ा और पढ़ करके उसको समझा। भाषा का लिखित रूप ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो ज्ञान और विज्ञान हमें पुरानी पीढ़ी से मिला है, इसको अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना ये लिखित रूप ही कर पाता है। अच्छा, दूसरा है भाषा को मानकता प्रदान करना। एक मानक भाषा का रूप भी लिखित भाषा ही प्रदान करता है। इसके साथ में एक तीसरा भी रूप है, तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जिसमें संकेत के द्वारा कुछ भी बताया जाए और सामने वाला आपके संकेत को समझे। जैसे आपने कई तरह के खेल देखे होंगे, खेलों में भी एक निर्णायक मंडल होता है जो संकेत के माध्यम से अपने निर्णय देता है और जिसे खेल देखने वाले समस्त खिलाड़ी और दर्शक सभी समझते हैं। यही भाषा का सांकेतिक रूप है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई जगह आपको ट्रैफिक लाइन पर यातायात के नियमों में लाल, नारंगी, पीला, हरा ये लाइट भी आपको दिखती है। रास्ते में चौराहे पर आप देखते हैं, वहां से एक संकेत के द्वारा आपको ये समझ में आता है कि आपको क्या करना है। इसी तरह में स्कूलों के सामने, अस्पतालों के सामने एक सांकेतिक भाषा में एक संकेत वहां पर बनाया जाता है, वहां लगाया जाता है, जिसको देख करके व्यक्ति समझ जाता है कि आगे अस्पताल है, आगे स्कूल है, आगे हमको धीमे चलना है या तेज चलना है। वहां पर वो स्पीड ब्रेकर के लिए अलग एक चिन्ह बनाया जाता है। ऐसे ही कई चिन्ह बनाए जाते हैं, कई संकेत बनाए जाते हैं। तो लेकिन ये कुछ जगह आपने देखा होगा, अस्पतालों में, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में धूम्रपान नहीं करने का एक संकेत बनाया जाता है। लेकिन सभी बातों को व्यक्ति संकेत के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता है। इसीलिए विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया गया। फिर मातृभाषा, मातृभाषा दो शब्दों से, एक मातृ धन भाषा, मातृ धन भाषा दो शब्दों से मिलकर के बना है। मातृ माने माँ की, माँ की भाषा जो है ये मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जिस परिवार में, जिस समाज में आँख खोलता है, जन्म लेता है, जिस परिवार में पलता है, बढ़ता है, अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा है, जो उसके परिवार के द्वारा वो सीखता है और इसी भाषा को वो सबसे पहले सीखता है। यही भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है राजभाषा। राजभाषा, राज्य की राजभाषा भी
राजधर भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर हिंदी भाषा की उपयोगिता को लेकर भाषा का जो उद्गम है, भाषा का उद्गम संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत से धीरे धीरे क्योंकि भाषा सरलीकरण की ओर उन्मुख होती है, सरलीकरण की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे नदी का जो बहाव है वो अपने एक निश्चित दिशा में लेकिन कभी भी जो बहाव है वो ऊपर की तरफ नहीं होता, वो ढाल की तरफ होता है। इसी तरह भाषा भी ऊपर कठिनता से लेकर के सरलता की ओर अग्रसर होता है। कठिनता से सरलता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है। सबसे पहले जो दुरूह भाषा दुरूह थी, जो सभी व्यक्ति जिसको बोल नहीं पाते थे, वो वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत जिसका शुद्ध उच्चारण हर व्यक्ति नहीं कर पाता था, उसी के लिए लौकिक धीरे धीरे जन भाषा में इसका प्रचलन कम हुआ और सरलीकरण की दृष्टि में लौकिक संस्कृत का आगमन हुआ। लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद सरलीकरण की तरफ उन्मुख हो रही थी भाषा। बौद्ध काल में पाली से होते हुए प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी, फिर हिंदी, और हिंदी भी आगे अभी सरलीकरण की ओर बढ़ रही है। फिर ये हिंदी भाषा इस समय वर्तमान में प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। ये सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। फिर हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। फिर हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। ये उन्नत भाषाओं में वैज्ञानिकता की दृष्टि से ये बहुत ही सही बनाई गई है। और यही नहीं, हिंदी सीखना भी सबसे आसान है, बहुत आसान है। हिंदी की जो 52 वर्णमाला से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। इसके बाद आता है बोली भाषा का छोटा रूप है जो एक क्षेत्र में बोला जाता है। किसी भाषा में स्थान भेद से
बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग उस भाषा के किसी रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। प्रमुख बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। कोई बोली प्रतिष्ठित होकर साहित्यिक दर्जा प्राप्त करके उसमें कई साहित्य की रचनाएं होती हैं और धीरे धीरे वो जब शीर्ष पर पहुंचती है तो वही बोली भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, भाषा बन जाती है। फिर इसके बाद अगला है लिपि। लिपि प्रत्येक भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है। इसी चिन्ह को वर्ण कहते हैं। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात लिखने का जो ढंग होता है उसी को लिपि कहते हैं। भाषा में वर्णों का जो बनावट होता है उनके लिखने के लिए जो उनका लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर फिर दाईं से बाईं ओर फारसी लिपि लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर फिर बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब संचित कोश क्या है? संचित कोश कहीं इकट्ठा तो किया नहीं जाता है, संचय किया जाता है। एक एक पन्ने में, एक एक पृष्ठ में उसको लिपिबद्ध किया जाता है। लिख करके उसे साहित्य का रूप प्रदान किया जाता है। लिपिबद्ध, संचित माने लिपिबद्ध, लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य में हम सामान्य अर्थ में साहित्य का केवल गद्य और पद्य, केवल हम सिंपल रूप गद्य और पद्य मानते हैं, जिसकी अनेक विधाएं हैं। जैसे गद्य है, गद्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, एकांकी, पत्र, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, उपन्यास आदि, इन्हें विधा कहा जाता है। और पद्य में ये गीत और कविताएं होती हैं। फिर अगली हेडिंग है हमारी और सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है व्याकरण। व्याकरण इसको ध्यान से देखिएगा। व्याकरण द्वारा
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण द्वारा भाषा का शुद्ध रूप, भाषा का शुद्ध रूप, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। फिर जिसको भाषा सीखना है उसको व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप भाषा शुद्ध रूप से आप नहीं सीख सकते हैं। व्याकरण के नियम से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध बोलना, लिखना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना। व्याकरण से आप शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं। यही व्याकरण है। भाषा का सर्वमान्य शुद्ध रूप ये व्याकरण है। फिर भाषा का शुद्ध रूप और भाषा का शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग, ये शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग, भाषा का शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक होता है। हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। व्याकरण का स्तर, व्याकरण 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को मिलाकर बनता है शब्द विचार, और शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। तीसरा है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार के अंतर्गत हम भाषा का स्वर और व्यंजन, भाषा का हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। फिर शब्द विचार में हम भाषा, शब्द विचार में सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द का विचार, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है आपका रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब रूपांतर के आधार पर सब वाक्य, जो शब्द रूपांतरित हो उसके आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें शब्द अपना रूप बिगाड़ ले, वो विकारी शब्द कहलाता है। इसके अंतर्गत 4 अध्ययन आप करते हैं, चार चीज। संज्ञा का, संज्ञा विकारी है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आपका विकारी शब्द है। अविकारी शब्द ऐसा शब्द जो अपना रूप न बदले, इसे हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय माने जिसका व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो अपना रूप न बदले, यही आपका अव्यय है। इसके भी 4 प्रकार हैं। एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय
बोधक। और चौथा है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब आपका बचा तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार के दो भेद होते हैं। पहला है आपका रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। इसको आप नोट कर लें। कल हम इसके आगे वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरे व्याकरण वाक्य विचार तक पूरा अध्ययन करेंगे। कल हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। धन्यवाद।